उन्होंने फिरौन का तरीका अख्तियार किया, उन्होंने कारून का तरीका अख्तियार किया। और ईरान ने आप ये ना समझिएगा, अब सिर्फ इजराइल ही कमजोर नहीं है, बल्कि इजराइल के साथ जितने भी लोग पीछे से खड़े थे, सपोर्ट करते थे, वो भी कहीं ना कहीं ईरान की बढ़ती हुई ताकत से डर रहे हैं। और इजराइल अपने वजूद में सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा असहाय, सबसे ज्यादा वीक नजर आ रहा है। और उसकी एक वजह है, ईरान ने सेक्रीफाइस किया है, ईरान ने कुर्बानी दी है। 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद ईरान पे जिस तरीके से सैंक्शंस लगे, ईरान ने लगातार अपने को इंटरनली स्ट्रांग करने की कोशिश करी। हालांकि गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो किंगडम्स कंट्रीज हों, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इन लोगों ने अमेरिका को अपना एलाई बनाया, अमेरिका के साथ अपने को जोड़ करके, एसोसिएट करके उन्होंने कुछ हथियार जरूर उनसे हासिल किए, लेकिन एक रियल पावर जो बननी चाहिए थी, इतने रिसोर्स होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं उस मामले में पीछे रह गए। फिर आप सीरिया को देखें, मिस्र को देखें, ये सारी वो कंट्रीज थी जो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को इंप्रूव कर रही थी, और वक्त के साथ इन्होंने इजराइल के साथ भी अपने रिलेशन को इंप्रूव किया। अब्राहम अकॉर्ड को आप देख सकते हैं। फिर जिस तरीके से अभी 7 अक्टूबर 2023 को जो अलक्सा फ्लड स्टॉर्म आया, उससे ठीक पहले ये लोग एक जिस तरीके से इजराइल के जरिए से एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इजराइल को रिकॉग्निशन सऊदी अरब तक देने की जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, अब वो सारी चीजें कितनी तेजी से साल भर के अंदर बदली हैं, आप उसको देख रहे हैं, किस तरीके से वो चेंज हो रहा है, किस तरीके से मिडिल ईस्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ईरान का इन्फ्लुएंस पूरे एरिया में आ गया है। और अमेरिका लगातार इजराइल पर यह प्रेशर बना रहा है कि डोंट डेयर टू अटैक ऑन ईरान। अगर आपने ईरान पर हमला किया तो ईरान हिजबुल्लाह नहीं है, ईरान सीरिया नहीं है, ईरान गाजा नहीं है, ईरान को आप ईरान की तरह से लें। ईरान एक मजबूत ताकतवर मुल्क है, और आपकी एयरफोर्स लगातार जब नेवातिम एयरबेस के ऊपर जितने भी आपके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थे उन पर जब मिसाइल्स गिर रहे थे, तो ठीक 1 अक्टूबर के वक्त आपकी सारी एयरफोर्स एयर में थी, एयर रिफ्यूलिंग पर थी, और आपके पास इतनी बैटरीज नहीं है, इतने मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है कि आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकें ईरान के किसी मैसिव अटैक से। इसलिए अब आपके लिए यही जरूरी है कि आप चिड़ी मारी करें, आप सिर्फ कोवर्ट मिशन कर सकते हैं। अब आप नजर लगा के रखें कि किस तरीके से हम सुप्रीम लीडर तक पहुंच सकते हैं अपने मोसाद के जरिए से। अब आप डायरेक्ट अटैक करने की ग्राउंड रियलिटीज अब चेंज हो चुकी हैं। ईरान एक सुपर पावर के रूप में उस क्षेत्र में उभर करके सामने आ गया है, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका के जितने भी जो एलाइज थे, अमेरिका के जितने भी साथी संगी देश थे उस क्षेत्र में, उनका डोमिनेंस, उनका इन्फ्लुएंस अब रिमूव होता जा रहा है। और ईरान ने सीधा सीधा संदेश दिया सऊदी अरब को, और यह कहा कि आप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें। किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर, कि इजराइल ईरान पर अटैक ना करे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके इन्फ्लुएंस के बावजूद इजराइल अटैक करेगा तो क्रॉस फायरिंग में हो सकता है कि कुछ आपके भी ऑयल जो सेंटर्स हैं, जो रिफाइनरीज हैं, उन पर अटैक आ सकता है। कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं अगर ईरान के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर कोई इस तरह का अटैक आया। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये दिया कि अगर आप लोगों ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने को दिया, अगर आप लोगों ने इजराइल को असिस्टेंस की दी, तो फिर डेफिनेटली आप ये ध्यान रखें कि आपके जो ऑयल इस्टेब्लिशमेंट हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन पर भी हमले होंगे। हम उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो बचे रहेंगे। और इसके ठीक बाद सऊदी अरब से लेकर के यूएई और कतर तक सब बिल्कुल लाइन अप हो गए, सीधे सीधे हो गए। सब ने सीधे सीधे ये बात कह दी है अमेरिका से कि वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो इजराइल के साथ नहीं खड़े होंगे, वो ईरान पर हमले का विरोध करते हैं। और देखिए, ये होती है माइट इज राइट, ताकत ही जो है आपका अधिकार होता है, शक्ति। और एक बात, चाइना के एक थिंकर हैं गुजरे, उन्होंने कहा था बंदूक की नली से ताकत निकलती है। ईरान ने बंदूक की नली बनाई है, ईरान ने सेक्रीफाइस दिया है। ईरान को कमजोर करने के लिए सद्दाम हुसैन के साथ 8 साल तक ईरान को इंगेज किया गया, अमेरिका ने और सऊदी अरब ने इंगेज कराया, लेकिन ईरान ने उसका बखूबी सामना किया। और अब आप देखिए कि किस तरीके से ईरान ने लगातार अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करी। 50 साल आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, आप 21 साल उधर के जोड़ लीजिए और 24 साल इधर के जोड़ लीजिए, कुल मिला के 45-46 साल ईरान ने अपने को मजबूत करने में लगाया। सैंक्शंस का सामना किया, रूखा सूखा खाया, सारी चीजें उन्होंने बर्दाश्त करी, मगर आज वो फख्र के साथ सर उठा करके दुनिया में खड़े हैं, एक बावकार कौम की तरह से खड़े हैं। और अरबों ने क्या किया?
अरबों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई, सोने के फ्लैश बनाए, सोने के उन्होंने बाथरूम बनाए और बढ़िया कारें खरीदी। और वो कारें खुद नहीं बनाई, उन्होंने कारें बनी बनाई यूरोप से खरीदी, अमेरिका से खरीदी और उनके ऊपर चल करके उनको ये फख्र हासिल हुआ कि हम दुनिया के सबसे अमीर बादशाह हैं। उन्होंने फिरौन का तरीका अख्तियार किया, उन्होंने कारून का तरीका अख्तियार किया। और ईरान ने आप ये ना समझिएगा कि शिया और सुन्नी से थोड़ा ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है। ईरान ने अहले बैत की मोहब्बत में अहले बैत का तरीक़ा, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीक़ा अख्तियार किया। उन्होंने कुर्बानी देने का जज्बा पैदा किया और उसका नतीजा आज उनके सामने है कि अमेरिका भी अब उन पर हमला करने से बचने के लिए कह रहा है इजराइल को कि आप ईरान को सीरिया ना समझें। सीरिया भी एक अरब कंट्री है और सीरिया के साथ ईरान के रिलेशन अभी 2011 की जो अरब स्प्रिंग्स थे, जिसमें अरब क्रांति हुई थी, उसके बाद ज़्यादा बेहतर हुए हैं। और ख़ास करके इराक में जिस तरीके से सद्दाम हुसैन के बाद अमेरिका निकल करके गया, उसके बाद जिस तरीके से कॉरिडोर बना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का, उसके चलते सीरिया जो है ईरान के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आया। वरना सीरिया भी एक अरब कंट्री है और ईरान से यही कहा गया है इजराइल को कि ईरान को आप सीरिया ना समझें, ईरान को आप हिजबुल्लाह ना समझें, ईरान को आप गाजा ना समझें। ईरान है। देखिए ईरान ने क्या किया? ईरान ने कभी भी अपने वक़ार के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ईरान ने उस तरीक़े को अख्तियार किया जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। उन्होंने पहले मक्की जो ज़िंदगी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उससे इंस्पायर होकर के अपने को मजबूत करने की कोशिश करी। 1979 के बाद लगातार सैंक्शंस को वो झेलते रहे, लेकिन अपने को अंदर से वो मजबूत करते रहे। और आज ईरान के अंदर एक अपना खुद का इंडस्ट्रियल बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो दुनिया को हथियार दे रहे हैं। वो रशिया को अपने ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने ईरान ही वो एक ऐसा देश है जिसने रशिया और यूक्रेन के बीच के डायनेमिक्स को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और आज पूरे मिडिल ईस्ट को बदलने में और रीशेप करने में ईरान अपना एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कोशिशें की हैं और अरब कंट्रीज़ को ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि एक बावक़ार कौम के तौर पर उभरने के लिए। और आप इंडिया को देखें कि इंडिया ने किस तरीके से, हमारा जो भारत प्यारा देश है, किस तरीके से हम लोग 200 साल तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे और उसके बाद भारत ने लगातार अपने को मजबूत करने की कोशिश की और दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकतों में, अगर देखा जाए दुनिया की 3-4 ताकतों में, तो भारत तीसरी या चौथी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनकर के उभर करके आया है। एक ऐसा देश जो कि 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कौमों को तैयार करना पड़ता है और वो काम सऊदी ने नहीं किया। वो काम इराक ने ज़रूर करने की कोशिश करी, मगर सऊदी अरब और तमाम दूसरी जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी, सद्दाम हुसैन को असैसिनेट कराने में, सद्दाम हुसैन की रूलिंग को ख़त्म कराने में, सद्दाम हुसैन को वॉश आउट करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। और फिर अगर आप देखें, इजिप्ट को देख लें, सीरिया को देख लें, ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट विज़न के साथ अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जबकि ईरान का विज़न ज़्यादा फोरसाइटेड था, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था और ईरान ने वो कर दिखाया जो 56 इस्लामिक कंट्रीज़ इससे पहले 1948 जबकि इजराइल एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं करके दिखा पाया। तो आप देख सकते हैं कि ईरान ने किस तरीके से अपने को ट्रांसफॉर्म किया और ईरान के ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में किस तरीके से मिडिल ईस्ट बदलता हुआ दिख रहा है और अरब कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ वो किस तरीके से अब ईरान के फेवर में गोलबंद हो रहे हैं, मजबूरी में हो रहे हैं, ये भी आप मान सकते हैं। वो खुशी खुशी ईरान के साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। और ये अल्टरनेटिव ऑप्शन ख़त्म किसने किया है? ईरान ने ख़त्म किया है। हमको इसे शिया और सुन्नी के फ्रेम में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसे कंट्री के तौर पर देखना चाहिए कि एक कंट्री ने लगातार वेस्ट के सैंक्शंस का सामना किया, वेस्ट के उस पॉलिसी का शिकार हुआ जो कि इंपीरियलिस्टिक है, लेकिन वो झुका नहीं, बेंड डाउन नहीं हुआ और उसने लगातार रेजिस्टेंस की और अपने को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। उसने एक इंडस्ट्रियल बेस बनाया, उसने एक मिलिट्री बेस इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया और आज वो मजबूती के साथ दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।